अगर आप आज ढाका की सड़कों को देखें तो ऐसा लगता है जैसे शहर खुद आपसे कुछ कहना चाहता हो। आग और नारों के बीच खड़ा बांग्लादेश यह याद दिलाता है कि राजनीति सिर्फ संसद या चुनावी मंचों पर नहीं होती, वह सड़कों पर आम लोगों की जिंदगी में भी उतर आती है। 11 दिसंबर को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी की हत्या इसी सच्चाई का सबसे ताज़ा उदाहरण बन गई। हादी कोई साधारण नाम नहीं था, वह इनकलाबी मंचों से जुड़ा हुआ नेशनल सिटीजन पार्टी का करीबी और युवाओं में बेहद लोकप्रिय था। इसलिए जब उसकी हत्या हुई तो यह सिर्फ एक व्यक्ति की मौत नहीं थी, बल्कि उस उम्मीद पर चोट थी जो बांग्लादेश शायद अब धीरे धीरे स्थिरता की ओर बढ़ रहा था। हादी की मौत के बाद जो हुआ उसने हालात को और उलझा दिया। अचानक भारत विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए। यह कहा जाने लगा कि हादी के हत्यारों को भारत ने पनाह दी है। इस गुस्से की आग में 2 बड़े अखबारों को भारत समर्थक बताकर निशाना बनाया गया। अल्पसंख्यकों पर भीड़ के हमले हुए और दीपू चंद्र दास जैसे आम नागरिक की हत्या ने यह साफ कर दिया कि राजनीतिक हिंसा कितनी तेजी से सामाजिक हिंसा में बदल सकती है। यह सब अचानक नहीं हुआ। अगर आप एक कदम पीछे जाएं और 10 दिसंबर की तस्वीर देखें तो समझ में आता है कि यह विस्फोट क्यों हुआ। 10 दिसंबर को बांग्लादेश फरवरी 2026 के चुनावों की तैयारी में जुटा हुआ था। ये चुनाव सामान्य नहीं थे। 15 वर्षों के लंबे शासन के बाद शेख हसीना सत्ता से बाहर हो चुकी थी, अवामी लीग पर प्रतिबंध लग चुका था और देश एक नए राजनीतिक दौर में प्रवेश कर रहा था। इन चुनावों के साथ जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी प्रस्तावित था। यानी बात सिर्फ नई सरकार की नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम को एक नए सिरे से गढ़ने की थी। लेकिन हर कोई जानता था कि इतना बड़ा बदलाव तभी संभव है जब माहौल शांत और स्थिर रहे। यहीं पर एक और सच्चाई सामने आती है। बांग्लादेश का मतदाता बदल चुका है। लगातार विवादित चुनावों के बाद लोगों का भरोसा हिल चुका है। सर्वे बताते हैं कि लगभग आधे मतदाता अब भी तय नहीं कर पाए हैं कि किसे वोट दें। ऊपर से 1.5 करोड़ प्रवासी बांग्लादेशियों को पहली बार मतदान का अधिकार मिलना इस चुनाव को और अनिश्चित बना रहा है। जब मतदाता अनिश्चित हो और दाव इतने ऊंचे हों तो राजनीतिक दलों की बेचैनी बढ़ना स्वाभाविक है। इसी बेचैनी ने नई और पुरानी राजनीति के बीच टकराव को तेज कर दिया। जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन से निकली नेशनल सिटीजन पार्टी को लगता है कि फरवरी 2026 बहुत जल्दी है। पार्टी अभी नई है, संगठन बनना बाकी है और ऐसे में चुनाव उसके लिए जोखिम भरे हो सकते हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है जो जल्द से जल्द चुनाव कराना चाहती है। उसके पास अनुभव है, कैडर है और सत्ता में लौटने की पुरानी भूख भी। इन दोनों के बीच फंसी हुई है मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार, जिस पर एक साथ कई जिम्मेदारियां हैं। सुधार करना, पुराने शासन से कथित अपराधों पर कार्रवाई करना और सबसे अहम शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव कराना। लेकिन जब हर राजनीतिक ताकत उसे पक्षपाती बताने लगे तो उसका रास्ता आसान नहीं रहता। ऐसे तनावपूर्ण माहौल में हादी की हत्या एक चिंगारी की तरह काम करती है। इसके बाद जो हुआ उसे अगर एक वाक्य में समझना हो तो कहा जा सकता है पोस्ट रिवोल्यूशनरी अराजकता। भावनात्मक भाषा, उग्र बयान और भीड़ को भड़काना आसान हो जाता है। भारत विरोधी बयानबाजी इस पूरी प्रक्रिया में सबसे सुविधाजनक हथियार बन जाती है। यहीं से भारत का एंगल सामने आता है। बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में भारत का नाम लेना आसान है, क्योंकि इससे गुस्सा एक बाहरी दिशा में मोड़ा जा सकता है और आंतरिक समस्याओं पर कठिन सवालों से बचा जा सकता है। भारत के लिए यह स्थिति बेहद संवेदनशील है। एक तरफ सीमा सुरक्षा, अल्पसंख्यकों की स्थिति, शरणार्थियों का संभावित दबाव और क्षेत्रीय स्थिरता जैसे ठोस हित हैं। दूसरी तरफ यह जोखिम भी है कि किसी भी कड़ी प्रतिक्रिया को बांग्लादेश की राजनीति में हस्तक्षेप बताकर भुनाया जा सकता है। इसलिए भारत के लिए सबसे व्यावहारिक रास्ता संयम का है। कम बोलना, ज्यादा देखना, कूटनीति चैनल खुले रखना और जमीनी हालात पर नजर बनाए रखना। इतिहास बताता है कि हर क्रांति के बाद कुछ समय तक अराजकता रहती है और बांग्लादेश भी शायद इससे अलग नहीं है। आज बांग्लादेश ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां कुछ ताकतों के पास खोने को कम और पाने को बहुत ज्यादा है। अंतरिम सरकार और बांग्लादेश सेना पर यह भारी जिम्मेदारी है कि हालात को काबू में रखें और चुनावी प्रक्रिया को पटरी से उतरने न दें। सवाल सिर्फ यह नहीं कि फरवरी 2026 में चुनाव होंगे या नहीं, बल्कि यह है कि क्या वे भरोसेमंद होंगे। तो चर्चा को देते हैं यहीं विराम और नोट करते हैं आज का सवाल। बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति में भारत विरोधी विमर्श को एक रणनीतिक राजनीतिक उपकरण के रूप में कैसे देखा जा सकता है? समालोचनात्मक विश्लेषण प्रस्तुत कीजिए।
Introducing Drishti IAS Everyday Wear, the casual jacket and the polo neck t-shirt, perfect for everyday and casual wear. Shop now on the Drishti Learning app and Flipkart. Buy link in the description. अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।